बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर नंबर 4 का। तो इसमें अब इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन के जो रूल्स हैं, फार्मूले हैं, यहाँ पर 6 हैं। तो उसमें से नॉमेनक्लेचर आपको अभी याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, जितना याद हो जाए। स्लोप को m से डिनोट करते हैं और जो c है वो y इंटरसेप्ट का नाम है। जो y इंटरसेप्ट है उसको c बोलते हैं, जो स्लोप है उसको m बोलते हैं। जहाँ पर ये दोनों अननोन नंबर अटैच हो जाएं, जैसा कि ये है m और c। जो y और x है इसकी बात इसलिए नहीं करनी, y और x की वेरिएबल की शोइंग हो रही है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उससे लीनियर इक्वेशन बनती है, ग्राफ उसका लाइन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको एक स्लोप मौजूद हो, एक इंटरसेप्ट मौजूद हो, उसका नाम क्या होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, कैसे भी कह लें। अच्छा जी, साथ ही इसका नाम देख लें। इसमें एक स्लोप मौजूद है, एक y1 x1 अदर पॉइंट मौजूद है। इसका नाम होगा स्लोप, इसका नाम होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें जो a और b हैं ये दो इंटरसेप्ट्स हैं। इस वाले को x इंटरसेप्ट कहते हैं, a को y वाले के साथ जो आता है वो है y इंटरसेप्ट। इसलिए इस वाली फॉर्म का नाम है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक हो गया। अब नॉमेनक्लेचर ऐसे ही याद रखने की बातें होनी हैं। जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट हो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट अदर मिल जाए x1 y1 साथ वो स्लोप भी मौजूद हो तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें आपकी ये दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएं a और b वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये अल्फ़ा और p आए उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्म उसको क्यों कहते हैं। ये है वो लाइन जिसकी आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इसका इंफॉर्मेशन नॉर्मल की होती है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस लाइन का ओरिजिन से उसको p बोलते हैं, जितना उसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ उसको अल्फा बोलते हैं। इक्वेशन इस लाइन की कैलकुलेट हो रही है, ये जो इधर है लाइन ये l, इंफॉर्मेशन इसकी है, ये जो नॉर्मल है उस लाइन पर जो नॉर्मल है इंफॉर्मेशन सारी उसकी है, ये लेंथ भी उसकी है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल भी उसी का है जो एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो इस तरह से इस नॉर्मल वाले की इंफॉर्मेशन की वजह से इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। सो दैट्स इट। ये कुछ हद तक आपको नॉमेनक्लेचर से फेमिलियर करवाया गया। चलिए जी, इफ़ द नॉर्मल फॉर्म इज़ द वैल्यू ऑफ p इज़, वो हमेशा प्लस होगी। किस वजह से? जो नॉर्मल फॉर्म है वो ये है, जो p है वो असल में उस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है। उस लाइन से ये ओरिजिन तक का डिस्टेंस की बात हो रही है जो p कहा, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, इसलिए वो p की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज, जब इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है तो वेरी सिंपली अगर कोई फार्मूला लिखना चाहता है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला लगा ले या उस गिवन लाइन को एक्सप्रेस कर ले एज y इक्वल टू mx प्लस c। इस स्टाइल से जब इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जो y इक्वल टू mx से कंपैरिजन मिल रहा है आपका, तो m के अगेंस्ट ये माइनस a ओवर b। गिवन लाइन को आप एक्सप्रेस कर लें इन द फॉर्म ऑफ
इन दी फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक तरफ रख लें, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। उसके बाद फिर जो इस तरह ये कंपैरिजन जो x के साथ नंबर लिखा गया होगा वो m को शो करेगा। इस तरह बना लें या फार्मूला याद कर लें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। तो जो किसी को याद रहे, ये हो गया स्लोप। अब देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इस लाइन की स्लोप हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये पीछे ये है इस लाइन की स्लोप। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप बनाने का तरीका होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लें और माइनस लगा दें। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा b ओवर a, जब उसके साथ एक माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है वो ये हो गया। बटा उलट दें, साथ माइनस लगा दें, जो आपका परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बनाना चाहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, जो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों। स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। ये मैं डिफरेंट नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया जा रहा है। अगर कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उसमें अगर एक की स्लोप का पता हो, दूसरे की स्लोप कैसे बनाई जाएगी। अगर एक की स्लोप 5/6 है, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप बनाने का क्या तरीका है, उसका बटा उलट दें, साथ माइनस लगा दें। ये स्लोप इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की आएगी। एक की स्लोप है -2/3, इसका परपेंडिकुलर स्लोप कैसे आएगी, बटा उल्टा। ये देखिए, बटा उलटने से नेगेटिव साइन ने तो साइन ही रहना है ना, इसके साथ एक माइनस भी लगाना है, तो जो मिला के प्लस कर देगा उसको। बहरहाल माइनस एक साइड पे रहना है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर शुड बी -1। ये परपेंडिकुलर लाइनों की स्लोप्स का आपस में लिंक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज। एक्स इंटरसेप्ट उस जगह को कहते हैं जहां कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करे, ये लीजिए। और वाई इंटरसेप्ट उस जगह को कहते हैं जहां कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करे, ये वाला। तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी वहां वाई की कीमत कंफर्म 0 है, जहां वाई को कट करेगी वहां एक्स की कीमत कंफर्म 0 है। ठीक हो गया। तो एक की तो कीमत 0 हो गई, जो वहां एक्स वाले की कीमत होगी इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। और वाई, एक्स तो 0 है यहाँ पर, इसको बोलेंगे जो यहाँ वाई की वैल्यू मौजूद होगी वो होगी वाई इंटरसेप्ट। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट वाई 0, जब वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट एक्स 0। ठीक हो गया। ये आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज। यहाँ से आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करना है, इस वाई की जगह पर पुट y इक्वल टू 0। जब इसमें y 0 लगाया तो आपको मिलेगा 4x इज इक्वल टू 12। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 3। y 0 लगाने से जो x की वैल्यू मिली है वो आपका है x इंटरसेप्ट। सो दैट्स इट, यानी कि अब इसमें कोई दूर वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, अगर आपसे y इंटरसेप्ट पूछता तो आप x की जगह 0 लगाते। जब x की जगह 0 लगाते तो y का आंसर आपका x 0 लगाने से y आपका 2 आता। सो दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, दैट इज 2। ये अब आपकी थिंकिंग है ना कि एग्जामिनर उसको थोड़ा चेंज करके जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नीदर और कोइंसिडेंट। ये अभी परपेंडिकुलर लाइनों का पता चलाया, ये पैरेलल लाइनों की स्लोप आपस में इक्वल होती है। ये देखिए, इसको आप लिखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो इसका नाम रख ले m1। वो कितना बना, -2। इसको भी इसी तरह एक्सप्रेस करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगी। यहाँ से m2 बना लें, दैट विल बी -2। ठीक है, एक से m1 आ गया, दूसरी से m2 आ गया।
अगर M1 इक्वल टू M2 हो तो लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल का क्या कंडीशन है, M1 इज इक्वल टू M2। दोनों स्लोप्स अगर इक्वल हों तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। हाँ जी, परपेंडिकुलर का क्या इशू है, दोनों लाइनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर होना चाहिए -1। तो ऐसी सिचुएशन में ये लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। और नीदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर का इशू ना ऐसा हो ना ऐसा हो, ठीक है ना, तो वो आपको देखने से नज़र आ जाएंगी। अब देखें, एक की स्लोप है 5/6, दूसरे की स्लोप है ये, तो नज़र नहीं आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 बनेगा, तो इससे वो परपेंडिकुलरिटी का पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें समझ आ गई दोनों की स्लोप एक जैसी है, तो ऐसी सेंस में लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हुए, पॉइंट दिस लाइज ऑन दिस, ये पॉइंट की पोजीशन की बात हो रही है कि अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन डिस्कस करनी हो कि कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो अब इसका रूल कुछ ये है। फर्स्ट स्टेप, आप ना y का कोएफिशिएंट वहाँ प्लस बनाएंगे, जो बच्चा आम तौर पे भूल जाता है। मेक कोएफिशिएंट, ये इजी लैंग्वेज समझाई जा रही है, ऑफ y एज पॉजिटिव। जब भी आपको पोजीशन ऑफ ए पॉइंट चेक करनी पड़े कि कोई लाइन ये है, पॉइंट ये है, कोई लाइन अबव पॉइंट, कोई अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है, ये डिस्कस करना है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, जिसको चेक करना है उसका कोएफिशिएंट प्लस बना लें, तो वो पहले ही प्लस है। ओके हो गया। ये देखिए जैसा कि यहाँ पर है, अगर वो प्लस ना होता तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना था सारी लाइन को, ताकि वो कोएफिशिएंट प्लस हो जाए। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वो उसमें पुट कर दें। जब पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह पर -2, y की जगह पर, x की जगह पर आप -2 लगाएंगे और y की जगह पर वो जो भी वैल्यू दी गई है, ये देखिए आपका चेक करने को ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, x की जगह -2 जब लगाएंगे तो ये हो गया -4, y की जगह जब 4 लगाएंगे ये हो गया +20, आगे -3। ये आंसर जब मिला के देखेंगे तो आपको ये आंसर प्लस मिलेगा, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो अबव, अगर आंसर पॉजिटिव है तो अबव, अगर आंसर नेगेटिव है तो बिलो, अगर आंसर 0 है तो ऑन। ये 3 ऑप्शंस हैं, ठीक हो गया। इसका जनरल फार्मूला भी बना दिया जाएगा। फिलहाल आप चेकिंग अपनी देखेंगे, y का कोएफिशिएंट प्लस बनाएं, फिर जिस पॉइंट को चेक करने के लिए कहा गया वो उस लाइन में पुट कर दें। अगर आंसर प्लस है तो अबव हो गया, अगर आंसर नेगेटिव है तो बिलो हो गया, अगर आंसर 0 है तो ऑन द लाइन हो गया। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो अब आप इसका फैसला कर सकते हैं इस वाली लाइन का, सो दैट इज़ अबव। The 3 lines pass through one common point, then lines are called concurrent। ये concurrency की डेफिनेशन है, तो ज़ाहिर है डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये 21 क्वेश्चन है, दिस के बीइंग पैरामीटर रिप्रेजेंट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले, जिस वक्त हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जब कोई KCA इस तरह का कोई अननोन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ दैट। क्योंकि ये लाइन है, x और y वेरिएबल की पावर 1 1 है, ये बनती है लाइन, तो उस k की वजह से इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, जो वर्ड बोल दिया गया वो इस तरह से कि जब आप k की कीमत 1 2 3 4 लगाएंगे, ये देखिए 2x + y + 1 = 0, 2x + y + 7 = 0, इस तरह k की कीमत चेंज करके जितनी मर्जी लाइनें बनाते जाएं, वो सब की सब x और y के कोएफिशिएंट सेम रहने हैं, इसलिए वो आपकी पैरेलल लाइनें बननी है। लाइन की स्लोप निकालने का तरीका है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इस तरह से वो पैरेलल लाइनें ही रहेंगी, इसलिए ये आपके पास इंडिकेटर मिल गया।
ऑल पैरेलल लाइंस की वो फैमिली है। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस गिव्स द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि अगर लाइनों की इक्वेशन ऐसे ट्राइंगल के लाइन साइडें दी हुई हों जो उनका कॉमन पॉइंट होगा, ये कोने कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए ए 4 साइडेड पॉलीगॉन, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। हैविंग 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स, ये मैं अभी शुरू में भी बता चुका हूँ। अगर दो साइड्स किसी जगह पर पैरेलल हों, ये देखिए दो साइड्स नॉन पैरेलल हों, तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, जहाँ पे ये डायग्राम्स बना के समझाई थी। मकसद ये होता है कि जब हम एक जगह एक चीज़ डिस्कस करते हैं ना, तो उसकी रेलेवेंसी जब अदर वे राउंड भी बताई जाती है, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर उससे मिला जुला के ही पूछता है, उसी इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के पूछता है। तो ये देख लें, अब एक दफ़ा उसने ये रोम्बस का पूछ लिया, अब उसी जगह पर ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके अगले पेपर में उसने ये दे दिया, जिसमें दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल। तो इन्फॉर्मेशन मैं जब यहाँ आपको बता चुका हूँ कि इस वाले को क्या कहते हैं। मकसद है कि जो बच्चा साथ साथ पढ़ के स्टडी करता है तो वही चीज़ों को याद रखता है ना। तो अब ये हो गया ट्रेपेजियम। हाँ जी, उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आगे वर्किंग शुरू हो रही है। तो यहाँ पे इसको अभी क्लोज़ किया जा रहा है, नया टॉपिक भी आ जाएगा और आपका ये टाइम भी काफ़ी हद तक कंज्यूम हो चुका है। सो दैट्स ऑल, आई एम वाइंडिंग अप हियर। थैंक यू वेरी मच।